हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रकाश स्टडी सेंटर, है ना। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में, जो कि हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग। इस सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में जाना था कि अवतल दर्पण कहते किसे, है ना। तो जिसकी बाहरी सतह पेंट किया रहता है और भीतरी बाहरी सतह जिसका पेंट किया रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है ना। और जिसकी भीतरी सतह पेंट किया रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है ना। आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, निम्नलिखित है ना। इसका अनेकों ऐसे उपयोग है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दुकान में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि देखिएगा, हम लोग जाते हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं, वहां पे जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारे सामने दर्पण लगा रहता है, वहां पे हमारा कौन सा दर्पण आता है, अवतल दर्पण आता है ना। जहां से उसमें देखकर सही तरीके से हम लोग अपना बाल कटवाते हैं। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट टॉर्च में किया जाता है। जो टॉर्च का कटोरी होता है ना, उसमें भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से है गाड़ी के हेडलाइट। गाड़ी के हेडलाइट मतलब जो से प्रकाश निकलता है ना, उसमें क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से है कि रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब जैसे कि देखिएगा हॉस्पिटल है ना, अब जैसे कि कान में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो ऐसे तो हमें कान का प्रॉब्लम कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। चाहे देखिएगा दांत में किसी भी प्रकार का कुछ भी परेशानी हो जाता है या नाक में हो जाता है, ठीक है। तो इसको सही तरीके से देखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि सही तरीके से बीमारियों की पहचान कर तब जाकर उसके अनुसार से इलाज करेंगे, है ना। तो वहां पे डॉक्टरी में यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करके रोगियों का रोग का जांच करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते कहाँ, ठीक है। तो देखिए बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना, क्योंकि इसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे कि देखिएगा, जो हम लोग वाहन चलाते हैं, ठीक है, अब आगे की तरफ चल रहे हैं तो बार बार तो हम लोग पीछे की तरफ घूमकर नहीं देखेंगे कि पीछे से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए उसके साइड जो मिरर लगा रहता है, उसमें क्या रहता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, और हमें बार बार पीछे की तरफ घूमकर उसको देखना नहीं होता है कि हाँ पीछे से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हम लोग साइड से भी आराम से देख लेते हैं और सड़क को क्रॉस कर लेते हैं, ताकि पीछे से कोई गाड़ी ना आए, है ना। इसी में का टॉपिक में क्या आएगा, अगला टॉपिक, जैसे कि हमारा आवर्धन। आवर्धन कहते किसे हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव ऐसा रिलेटेड आता है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक ऐसा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑब्जेक्टिव में बार बार ये पूछता है, ठीक है। देखिए आज हम लोग आवर्धन के बारे में जानते हैं। बता रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, इसका इंडिकेट होता है स्मॉल एम से। और बता रहा है नीचे कि यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, है ना। इसको शॉर्ट में लिखेंगे m बराबर h डैश बट्टा h, है ना। और नीचे हम लोग जानेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10वीं क्लास के साइंस में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए हम लोग आवर्धन पढ़ लिया। अब इसमें जाने के आवर्धन में सिद्ध करें कि m बराबर माइनस v बटा u, है ना। माइनस v से क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, और u से क्या होता है, वस्तु की दूरी। देखिए तो यहाँ पे पहले हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा AB जो है, ये हमारा क्या वस्तु है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा वस्तु हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे कि ये होगा, ये ध्रुव P हो जाएगा, ठीक है। और F से फोकस और C से वक्रता केंद्र, और यहाँ से जो हमारा ये परावर्तित होकर जो इसका प्रतिबिंब बटा a डैश b डैश, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे h डैश, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हमारा v है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। और यहाँ पे जो I बन रहा है, I हमारा क्या है, आपतन कोण है, और R हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। यानी कि यहाँ से प्रकाश आता है, आकर मुड़कर यहाँ पर आता है ना, तो ये हमारा R क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा वस्तु AB और उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, यानी कि वस्तु हमारा A और B है, वस्तु हो जाएगा, और इसका प्रतिबिंब जो बनता है a डैश b डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। अब देखिए बता रहे हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज a डैश PB डैश समरूप है। समरूप होना मतलब बराबर है। अब जैसे कि देखिए APB, A फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, ये हमारा ये हो गया,
जैसे कि यहाँ पे ए पी और बी, ये हमारा एक त्रिभुज बना। उसके बाद से दूसरा हमारा ए डैश पी बी डैश है ना, ए डैश यानी कि यहाँ पर जाएगा, फिर एगो यहाँ पर आएगा, ये वाला ऐसे करके मिल जाएगा, फिर एगो यहाँ पर आएगा, ये हमारा एगो त्रिभुज हो गया। दोनों क्या हमारा समरूप है, तो इसके अनुसार से समीकरण बनेगा ए डैश बी डैश बटा ए बी और पी बी डैश बटा पी बी। इसको हम लोग क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया है ना। अब बता रहा है कि चिन्ह की परिपाटी से ए डैश बी डैश बराबर एच डैश, यानी कि ए डैश बी डैश जो कि हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा, जो कि हमारा किस में रहता है, माइनस में रहता है, ठीक। उसके बाद से ए बी जो कि ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है, एच है, एच यानी कि हमारा वस्तु की दूरी हो गया। और इसके अनुसार से पी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, ये यू हो जाएगा, यानी कि वस्तु की दूरी हो जाएगा जो कि माइनस यू में होगा। और ये पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा भी है ना, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो समीकरण हमारा 1 है, 1 में क्या करेंगे, इस सभी का मान रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को हम लिखते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी बी डैश बटा पी बी, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार से चलेंगे, ए डैश बी डैश का मान है माइनस एच डैश बटा एच, अब पी बी डैश का मान है माइनस बी बटा यू, ठीक है। देखिए यहां पर भी माइनस लगेगा, ठीक है, ये वाला, तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच डैश बट्टा एच बराबर भी बट्टा यू हो जाएगा ना। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टी भी करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम लोग इसके पहले जाना था कि m बराबर क्या होता है, एच डैश बट्टा एच होता है, आवर्धन बराबर यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m बराबर भी बट्टा यू। तो ये जो माइनस है यहाँ पे, ये जो माइनस है इक्वल टू किधर आ जाएगा, माइनस v बट्टा यू, यही हमारा हो गया आवर्धन का सूत्र, है ना। और जब ये पूछेगा कि यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन में कोई इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। धन्यवाद।